नमस्कार दर्शक, थिंक लाइन के एक नए संस्करण में फिर से आपका स्वागत है। वी वेरी मच वेलकम यू टुडे। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा हटके है। हाँ, बात तो हम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस प्रवास, मगर along with that tour and after the tour, after all this fanfare and red carpet welcomes, what are the challenges in front of India? That is what we are going to talk today. हम ये बात करने वाले हैं। हमारे साथ है, आप लोगों की हमेशा फरमाइश रहती है, सुमित पीर जी को लाओ, और ये वीडियो बहुत से लोगों तक पहुंचने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि उनकी अपनी ऑडियंस बहुत बड़ी है। It's a very huge audience. But today, the context in which we are going to talk, मैं एक छोटी सी पूर्व भूमिका बना दूंगा कि हम लोग जब बात कर रहे हैं तब प्रधानमंत्री अपने दूसरे दिन में है यूएस प्रवास के, और अभी अभी समाचार आया है कि जीई इलेक्ट्रिक्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के साथ में एक एमओयू साइन किया है फॉर द ट्रांसफर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एंड मेकिंग तेजस के इंजिन यहां बनाने की बात हो रही है, फाइटर जेट्स के। दूसरी तरफ माइक्रोन के साथ में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की बात हो रही है। मगर 10 साल से एक हकीकत यह भी है कि इंडिया इज नॉट बीन एबल टू प्रोग्रेस इन दैट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 8-10 years. वी हैव बीन ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड। इट्स अवर टाइम नाउ। हमारा वक्त आ चुका है, वो तो सब कहते हैं, मगर हमारे सामने चैलेंजेस क्या है? आर वी गोइंग टू स्कैर अवे द ड्रैगन, or is dragon going to really show their claws to us? क्या हम सच में टाइगर बन के बाहर निकलेंगे? हमने नेटो प्लस का स्टेटस तो नहीं लिया है, वो सब जानते हैं, बट गोइंग टू यूएस and still being non-aligned, being the third geopolitical power of the world, is not going to be easy. सुमित सर, आपसे पूछेंगे हमारी चैलेंजेस क्या है, हमारे दर्शकों को बता दीजिए सर। What do we need to do, sir? सर नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। शो पे बुलाने के लिए आभार। अच्छा लगता आपके शो पे आके, काफी अच्छे सवाल पूछते हैं आप। तो हिमांशु जी, जो देखिए, जो चैलेंजेस है, हम चैलेंज के थोड़ा आगे निकल चुके हैं। चैलेंजेस अब तक थे, अब खत्म होने लगे। चैलेंजेस 9 साल से थे, अब चैलेंज हल्का पड़ा मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए, जो मेरा आकलन है, जो वहां प्रधानमंत्री जी के दौरे के बारे में आपके जब न्यूज आती रहेगी और जो चीजें होंगी वो कहीं बड़ी होंगी देन व्हाट वी कुड हैव एस्टिमेटेड आल्सो। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी क्या हुआ है, जो काफी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया है। अभी प्रधानमंत्री जी के 4 दिन दौरे से पहले एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यूएस में होता है कि जो 451 आपके सेनेटर्स हैं या मेंबर्स हैं उनके पार्लियामेंट के, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स, उन्होंने एक अधिवेशन पास किया है। उस अधिवेशन में उन्होंने कहा कि भाई, जो चाइना है ये डेवलपिंग कंट्री नहीं है, डेवलप्ड कंट्री। अब इससे बीजिंग को लगी है मिर्ची, बीजिंग बावला होकर घूम रहा है। अब आप सोचेंगे, भैया अगर उसको डेवलप्ड कंट्री की उपाधि दी है, दे शुड बी हैप्पी अबाउट इट। उन्हें तकलीफ क्या? अब यहाँ इंपॉर्टेंट है समझना तकलीफ क्या। पहली तकलीफ है जो उन्हें लोन मिलते थे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए और बहुत सस्ते ब्याज दरों पर, वो मिलना बंद हो गया। अब क्या कर रहे थे, पेंशन फंड से, अमेरिकन मार्केट से, यूरोप से, इधर उधर ये लोन उठाते थे। मान लीजिए 0.11% पे, आगे 8% पे देते थे, वो धंधा करा रखे थे। अमेरिकन और यूरोपियंस का पैसे से डेट ट्रैपिंग करते थे, वो बंद होगा। दूसरी बात, जो चाइनीज एक्सपोर्ट जाते यूरोप को, यूएस को, इन पे टैरिफ सब लगेंगे, तो चाइना विल नो लॉन्गर बी कॉम्पिटिटिव। तो यहां से पैसे का नलका बंद कर दिया, वहां से सेल का नलका बंद कर दिया। तो अब पहली ऐसी कंट्री आपको मिलेगी चाइना, जिसको बोले भैया तू डेवलप्ड कंट्री है, तू कहते हैं मैं तो सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी हूं, मैं तो सेकंड बिगेस्ट पावर हूं। चाइना के बड़े दावे साहब, पर जैसे उनको ये कहते कि भैया आप डेवलप कंट्री, उन्हें मिर्ची लगती। ये आप समझिए, मिर्ची इसलिए लग रही। अब ये जो चाइना गेम से हटा, जिसको हटाने की व्यवस्था डेमोक्रेट्स ने और रिपब्लिकन्स ने मिलकर की। अगर अब ये चाइना गेम से हटा तो गेम में आएगा कौन?
भारत के लिए हिमांशु जी ये वही मोमेंट है जो बराक हुसैन ओबामा और जो बाइडेन ने आज से 10-15 साल पहले चाइना को लाया था अमेरिकन इकोनॉमी को, वो मोमेंट है। जैसे ही चाइना अमेरिकन इकोनॉमी में आ गया तो यूरोप की इकोनॉमी, साउथ अमेरिका की इकोनॉमी, अफ्रीका की इकोनॉमी, मिडिल ईस्ट की, साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमियां भी चाइना के साथ व्यापार बढ़ाने लगी। चाइना एंट्रेंच हो गया वर्ल्ड इकोनॉमी में। उससे पहले चाइना के नंबर देखिए, उसके बाद चाइना के नंबर देखिए। जो चाइना में उछाल आया है, बहुत से लोगों का यह आकलन है कि भैया चीनियों ने बहुत मेहनत की। नहीं, एक बंदा था बराक हुसैन ओबामा, लोग उसका पूरा नाम भूल जाते हैं। तो ये जो बराक हुसैन ओबामा था, ये अपना खेल खेल गया जो बाइडेन के साथ। अब जो बाइडेन के बेटे के हंटर बाइडेन के लैपटॉप से क्या क्या बवाल और क्या क्या चमत्कार निकल रहे वो सबको पता, मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं, कोई भी गूगल करके देख सकता है। अब ये जो चीज हुई ये अमेरिका समझ गई। अगर अब चाइना हटा तो वहां आया कौन? आने वाला ऑप्शन, पावर और शक्ति केवल भारत है। अब आप पूछेंगे भारत क्यों आएगा जी? सबसे पहले हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड 70 साल का है, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिगेस्ट इकोनॉमी है, सबसे बड़ा स्टूडेंट, वी हैव मोर देन 300 मिलियन स्टूडेंट्स। हमारे एमएसएमई 110 मिलियन लोगों को जॉब देते हैं, ठीक है जी। हमारे पास 800 मिलियन यूथ, 6 से 8% का इकोनॉमिक आउटलुक है, थर्ड से फोर्थ हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है दुनिया में, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, स्पेस की बात करें, रिफाइनिंग की बात करें, साइंस की बात करें, देयर आर ऑल ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज। इसके अलावा हमारा लगभग रुपया 24 कंट्री में चल रहा है, हमारा यूपीआई 38 कंट्री में चलने लगा। उसके अलावा वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर अ स्पेस पावर, वी आर अ सोलर पावर, वी आर अ आईटी पावर, and with all these things we have a very powerful army and we are a nuclear triad. अब आप जब इन सब चीजों का आकलन करेंगे हिमांशु जी, तो आपको लगेगा कि भारत जो है बहुत बड़े स्तर पे आ गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वी आर अ मल्टी ट्रिलियन डॉलर मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग मल्टी ट्रिलियन डॉलर मार्केट, जहां डेमोक्रेसी है, आपका आईपीआर प्रोटेक्टेड है और हम वासुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं, किसी की जर जमीन और जो रुपया हमारी नजर नहीं। जबकि चीनियों पे तुम्हारी सब, चीनियों की सब पे ही नजर है। और ये जो अमेरिका ने सोचा था चाइना को बढ़ाएंगे, इसलिए बढ़ाएंगे कि एक दिन वो डेमोक्रेसी बनेगी, डेमोक्रेसी बनेगा तो कम्युनिज्म खत्म होगा। नहीं, उन्होंने अमेरिका का पैसा लिया और कम्युनिज्म को बढ़ाया। तो जिसका जूता उसी का सर, ये अमेरिकन समझ गए। अब जब ये चीज हटेगी तो ये जगह लेगा भारत। तो जो प्रधानमंत्री जी का दौरा है, इसे इसलिए कहते हैं फर्स्ट एवर स्टेट विजिट, इसीलिए कहा गया। अब आप इसके कुछ बैरोमीटर देखिए, इतना बड़ा क्यों? पहली बार इतना बड़ा पॉम्प एंड शो किया गया, इतना बड़ा स्वागत हुआ प्रधानमंत्री जी का। अब आप जो हमें चीजें पता, जैसे आप जी की आप बात करें, टेस्ला की बात करें, जो एलॉन मस्क है, पीछे 2 साल पहले तो कह रहा था मोदी जी मुझे काम करने नहीं दे रहे, अब कह रहे हैं फैन ऑफ मोदी। ये बड़े बड़े हेज फंड वाले मोदी जी से मिल रहे, सीईओ मिल रहे। और अब की बात थोड़ा स्ट्रेटजी में चेंज है, पहले मोदी जी मिलते थे लीडरों से, बाद में मिलते थे सीईओ से। अब की बार पहले सीईओ को निपटाया, फिर मिल रहे इकोनॉमिस्ट से, लीडरों से, ये चेंज है। तो उनके लिए भारत आना जरूरी है। वो हमारे बाप पे एहसान नहीं करे भारत आके, हम उनके बाप पे एहसान करें, उन्हें जगा देके। ये जो एलॉन मस्क कूद फांद रहा था, अब लिथियम का सबसे बड़ा जखीरा आपके यहाँ मिलते हैं। अगर उसको बिजनेस में रहना तो उसे लिथियम चाहिए, क्योंकि बैटरी वो खुद बनाता है। बैटरी वो खुद बनाता तो वहीं जाएगा ना जहाँ लिथियम होगा। ये आपके चैनल पे, अगर आपको पहले शो पे और डिजिटल चैनल्स पे मैं प्रेडिक्ट कर चुका था, एलॉन मस्क भी आएगा, पैनासोनिक भी आना पड़ेगा। उसकी पूंछ में आग लग गई है, उसकी पूंछ में आग लग गई है। और ये कोई, और उसने एक बार बोला था, हाउ कैन इंडिया हैव ईवीज विदाउट टेस्ला? मैंने उसको तब जवाब दिया था नेशनल टीवी में, मैंने कहा वी डोंट नीड यू मिस्टर मस्क, we'll have EVs with or without you, you need India more than we need you। अब आ रहा है धूम दबा के, आ रहा है ना यहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको बहुत बड़े टेक्टोनिक चेंजेस दिखेंगे। जैसे हम बात करें डिफेंस की, डिफेंस प्लेटफॉर्म्स बनाना, हम बात करें एजुकेशन की, हम बात करें सस्टेनेबल एनर्जी की, हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, हम बात करें सप्लाई चेन्स की। ये जो चाइना निकल रहा है, और ये देखिए 4 दिन पहले ही क्यों, 4 दिन पहले क्यों ये अधिवेशन पारित किया कि चाइना के पास रिएक्शन का मौका नहीं है साहब। चाइना खसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहा है, उनका फाइनेंस जो गांग है ना, वो खंबे नोच रहा है आजकल। बीजिंग में जितने खंबे उसके पंजों के निशान है उसको, तो वो कर रहा है आजकल। कोई बात नहीं, जब लोगों का दिमागी संतुलन पे प्रेशर बढ़ता तो ऐसी हरकतें करते हैं। मगर बिल्ली काटती भी है ना सर। वैसे देखिए, चील
कुत्ता बिल्ली और चमगादड़ खाने वालों का बुद्धि कहाँ से चलेगी? इनकी बुद्धि तो वैसे ही लिमिटेड चलती है ना। तो अभी चीले वेले खाएंगे, चमगादड़, चूहे, बिल्लियां, कॉकरोच खाएंगे तो दिमाग में कहीं ना कहीं तो केमिकल लोचा होगा ना। चलिए वो विषय नहीं है, वो जो उनकी मर्जी है खाए। अब कल देखिए एक और चीज हुई, बाइडेन साहब ने लिए हाथ शी को डिक्टेटर बता दिया साहब। इसकी टाइमिंग देखिए, जब मोदी जी वहां है आप शी को डिक्टेटर बता रहे हो साहब, ये कैसे? 4 दिन पहले अधिवेशन पारित कर रहे हो, ये कैसे? तो अब आप चीजें जोड़िए तो इन चीजों पे बड़ा रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, रेवोल्यूशनरी टेक्टोनिक मूवमेंट होगी। अब हम डिनर की बात करें, जो स्टेट डिनर है, 60,000 लोग को बुलाया गया हिमांशु जी, जो अमेरिका के इतिहास में किसी भी लीडर के लिए नहीं किया गया। मोदी जी चौथे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे जिन्होंने अमेरिकन कांग्रेस सेशन को, पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करेंगे दूसरी बार। ठीक है साहब, इतनी जो चीजें दी जा रही, जो रेड कारपेट दिया जा रहा है, जो चीजें अनाउंस की, HAL की बात करें, इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, टेक्नोलॉजीज की बात करें, हर अमेरिकन जो यूनिवर्सिटी उसकी दुकान भारत में खुलेगी, खोलनी पड़ेगी ऑप्शन के पास। अब भारत में जो कोर्स आपको अमेरिका में मान लीजिए $1 लाख का मिलता है, तो भारत में आपको $20,000 में मिलेगा। अब उससे क्या होगा? हमारे भारत के बच्चों का बेनिफिट ही नहीं होगा, अफ्रीका के बच्चों का होगा, मिडिल ईस्ट, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ये जो हमारे कैरेबियन में देश है, इन सबके बच्चों का बेनिफिट होगा। और हमारा क्या बेनिफिट होगा हिमांशु जी? हम बनेंगे आईटी के साथ एजुकेशन हब। अब भाई साहब हमें आईटी में आगे बनना है, सर्विसेज के में तो नंबर 1 इकोनॉमी है ही, तो हमें भैया एजुकेशन में भी तो हाथ अपने साफ करने पड़ेंगे ना। बच्चे यही पढ़ेंगे, यही काम करेंगे। अब आप बोलेंगे वो यहाँ क्यों रहे, अपने देश क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा सवाल होगा आपको, मैं आपको जवाब दे दूं। हमारे ऑलरेडी 70 लाख एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, और मैंने आपको ये भी बोला कि 2030 तक हमारे यहाँ जितने एक्सपर्ट्स काम करेंगे उनका संख्या ज्यादा होगी बनस्बत हमारे एनआरआई भाइयों बहनों को लेके। दैट इज माई असेसमेंट, विल क्रॉस बाय 2030। तो ये जो चीजें हो रही है तो बहुत बड़ी चीज हो रही है। अब आपने सवाल पूछा चैलेंज क्या है? चैलेंज है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, चैलेंज है नॉट टू गेट इनटू मिलिट्री अलायंसेस, challenge है not to have too much of technical dependence on United States of America. Challenge is to remain strategically inclined but economically independent. और लास्ट चैलेंज होगा, देखिए कहीं ना कहीं कहते हैं कि आपको अपने दुश्मनों को दोस्तों से ज्यादा नजदीक रखना चाहिए। लॉन्ग रन में हिमांशु जी 10-20 years डाउन द लाइन आपका थ्रेट ना चाइना होगा। देखिए बिग 4 में चाइना आता है, रशिया आता है, हम आते हैं अमेरिका। आपका थ्रेट ना रशिया होगा ना चाइना होगा। चाइना साहब 2030 में उसका कहानी खत्म हो जाएगी। आपका थ्रेट होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अब जब आप उनके साथ टैंगो कर रहे हो तो आपकी 2 आंखें आगे और 2 आंखें पीछे चाहिए। ये मैकेनिज्म हम कितनी जल्दी बना पाए, कितनी जल्दी करें? जैसे मैं कहता हूँ आई कैन ट्रस्ट यू बट आई कैन नॉट बैंक ऑन यू, ये समझिएगा। आई कैन ट्रस्ट यू राइट नाउ, इस मिनट इस क्षण में आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। क्या मैं हिमांशु जी पे 5 घंटे बाद या 5 साल बाद बैंक कर सकता हूँ? आई डोंट नो। सो अमेरिका की दोस्ती वैसी, यू कैन ट्रस्ट ऑन देम बट नॉट बैंक ऑन देम। आप ये ना सोचे कि सीआईए अपना काम करना छोड़ देगा, आप ये ना सोचे कि रिजीम चेंज की चीजें हटेंगी, क्योंकि अमेरिकन वर्चस्व को अगर किसी से खतरा है वो कहीं ना कहीं ले जाके भारत से ही खतरा है। लॉन्ग रन में ये अमेरिका जानता है। अमेरिका की डेट देखिए कहाँ पहुंच गए, 34.7 ट्रिलियन पहुंच गए। हमारा डेट 1.9 ट्रिलियन। हमारे पास हर चीज है विश्व गुरु और इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर बनने के लिए। आज अमेरिका के को हमारे साथ दोस्ती करना मजबूरी है। बोलेंगे क्यों? कहीं ना कहीं दुनिया में एक वास्तविकता है हिमांशु जी, ये जो रशिया है और ये जो चाइना है नजदीक आए। अगर रशिया और चाइना नजदीक आएगा, अमेरिका को हमसे दोस्ती करनी पड़ेगी, हमारे नखरे भी उठाने पड़ेंगे, हमें ब्लू रेड कारपेट वेलकम भी देना पड़ेगा, हमारे लिए डीलें भी करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस भी देना पड़ेगा, वेपन डेवलपमेंट सिस्टम भी बनाने पड़ेंगे। ये करना पड़ेगा। ये 4-5 चैलेंजेस है साहब जो मैंने आपको बोल दिए। सर जी एक चीज और बोलूंगा। हाँ बोलिए। एक चीज और बोलूंगा मैं। एक कहावत है हिमांशु जी, व्हाटएवर शाइन्स इज नॉट गोल्ड।
इस चीज को हमें और हमारे यूथ को, जो मेरे यंग भाई बहन हैं, इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कई बार आप दिल और दिमाग न वेपन से न पैसे से कंट्रोल करते हो, आप दिमाग कंट्रोल करते हो कल्चर से। तो दोस्ती तो कर लो, पर उसके अवगुण धारण मत करना, ये भी एक चैलेंज है। सर अभी मैं आता हूं, आपने कहा स्ट्रेटेजिक अलायंस ठीक है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। अभी जी सर यहाँ पर बात आती है, अभी ये मोदी जी का जब दौरा है, लोगों को शायद नहीं समझ रहे लोग, बट मोदी सोल इंटेंशन it looks like is to get bigger companies, big world companies out of China and towards India. But along जी with that, जो सबसे बड़ी बात है वो सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन। Now that is a challenge even today, despite this tour being a successful one. Will we be able to penetrate into that global supply chain? Whereas अभी जब जैसा हमारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के साथ हो रहा है, पार्ट्स तो बाहर से आते हैं, हम कहते हैं कि वर्ल्ड के 2 नंबर के मोबाइल एक्सपोर्टर है, असेंबल होता है सब यहाँ पर। एक चीज ताइवान से आती है, एक कहीं और से आती है, एक कहीं और से आती है। तो दिस सप्लाई चेन मैकेनिज्म एंड मेक इट इंडिया इन ट्रू सेंस अचीव करने के लिए, विल दिस टूर हेल्प? दैट इज माय। देखिए, अगर आपने मोबाइल फोन्स के विषय में पूछा, तो मैं आपको बता दूं, करीब 50 से 56% कंपोनेंट अब इंडिया में बनता है, एंड विद एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग। अभी जो हमारा जो मेन डिपेंडेंस है, कहीं ना कहीं है चिप पे। चिप में अगर आप देखिए तो दुनिया में 3-4 कंट्री आ गई। यूएस इंटेल नंबर 1 है, एलजी है, सैमसंग है और ताइवानीज है। यूरोप में कुछ चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है, छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। अगर आप देखिए, यहाँ एक आपको परिप्रेक्ष्य समझना पड़ेगा हिमांशु जी। चाइना में सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है, आप बताइए? ताइवान। ताइवान। चाइना में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है ताइवान। Okay. और चाइना और ताइवान की जितनी आपस में ठनेगी, उतने ताइवान को विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। क्यों? ताइवान तब तक जिंदा है जब तक वो हथियार खरीद सकता है और वो अपना डिफेंस को मजबूत कर सकता है। अगर चाइना ने खरीद लिया तो ताइवानियों के हाथ कुछ नहीं लगे, वो हन चाइनीज की गुलामी करेंगे। ठीक है? तो ताइवान interested had to mobilize a lot of things from Taiwan to India, from China to India. क्यों? सेमीकंडक्टर के लिए बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और ताइवान में इतनी जगह और इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने करीब 6-8 महीने पहले अनाउंस किया था, राजीव चंद्रशेखर जी और अश्विनी वैष्णव जी ने, कि विल बी पुटिंग अराउंड $13 billion फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। 5 कारखानों का एमओयू हमने 4 से 5 कारखानों का एमओयू साइन कर लिया, और एक सेमीकंडक्टर का कारखाना जो $10 बिलियन से लेकर $50 बिलियन तक का लगता है। इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट। तो इस पे चीजें चल रही। दूसरी चीज होती है, जैसे सेमीकंडक्टर की बात करें, 3 चीजों में बांट सकते हैं इसको। डिजाइन, हमारे पास महारत है। टेस्टिंग, इंडिया के पास महारत है, मोस्टली इन डिजाइन और टेस्टिंग में इंडियन से। और जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये बहुत बड़ा गेम है। मैंने और स्मार्ट चिप्स की टेक्नोलॉजी चेंजेस वेरी फास्ट। तो आपको अमेरिका से टेक्नोलॉजी चाहिए और आपको ताइवान की मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, जो अभी दोनों चीजें चाइना जा रही है। तो अगर आपको ये भारत मिलाप कराना है, तो आपको दोनों के साथ सही टाइमिंग यहाँ जरूरी है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी और ताइवान की मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि ताइवान चाइना में क्यों मैन्युफैक्चर कर रहा है? ताइवान के पास टेक्नोलॉजी इतनी नहीं बड़ी, जो हायर एंड चिप्स उसकी टेक्नोलॉजी अभी यूएस से आती है। तो आपको ये दोनों चीजें मिला के इंडिया में हिमांशु जी लानी एक साथ। जब आपने लाई, तो ये जो आपका अभी लाख रुपए का लैपटॉप है, मान लीजिए 40,000 रुपए का आ जाए। अभी जो आप 10 लाख गाड़ियां साल की नहीं बना पा रहे क्योंकि आपके पास चिप्स नहीं, वो खत्म हो जाए। और अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था, बाय 2026-27 विल बी एक्सपोर्टिंग $300 बिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम इंडिया। हमारा गेम प्लान तय है। मोदी जी लाएंगे टेक्नोलॉजी, ताइवान से आएगी मैन्युफैक्चरिंग, दोनों का भारत मिलाप होगा, काम हो जाएगा। अगर हमने ये लाई तो बहुत सी चीजें हो जाएंगी धीरे धीरे। क्योंकि कोई भी, अगर आप सप्लाई चेन के मैकेनिज्म को समझे, कहीं जगह चाइना में क्या है, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग किसी की है, टेक्नोलॉजी किसी की, ये लोग नहीं जानते। ये लोग समझना पड़ेगा। लोगों ने अगर इंटेल बना रहा तो सब इंटेल का नहीं, फॉक्सकॉन या कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, टेक्नोलॉजी इंटेल की।
तो अगर आपको मूव करना, आपको दोनों को ऐसे टैंगो में टैंडम में मूव करना, तो वो हमें चीज मूव करनी है। और जितनी आप अमेरिका से टेक्नोलॉजी लाओगे, देखिए मोदी जी का स्ट्रेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे क्यों आपकी बात, इसीलिए तो है ना भैया, हमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं, हमें हमें लेबर नहीं है, हम क्या वो सस्ते में बना के दे रहे, नहीं, हम सस्ते में बना के तो देंगे पर टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए। अब जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी तो फिर हम अपनी भी टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे, उसके आगे की करेंगे। अब आप बोलेंगे भाई ये कैसे हो सकता है? अब देखिए जो चैट जीपीटी का सीईओ है, इसने पीछे बोला कि यार मुझे नहीं लगता भारत ये चैट जीपीटी और कहीं बना सकता और भारत ही बना सकता। हमारे सीईओ जो है उन्होंने चैलेंज दिया, बोला हम बनाएंगे नहीं, तुमसे बेहतर बनाएंगे। बेहतर बनाए। और उस बेवकूफ आदमी को ये चैलेंज नहीं देना चाहिए था। हमें तो साहब 10% चाहिए होता, 90 हम बना लेते, पर जीरो का क्या का किसी से भी गुणा करिए जीरो होता, 10 का करिए, 10 को 100 बनाना हमें आता है। हमें केवल 10 चाहिए, 100 हम बनाने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास 800 मिलियन यूथ है साहब, वी हैव 300 मिलियन स्टूडेंट्स, वी प्रोड्यूस हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। और ये जो हम यूनिवर्सिटियों को ला रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, दुनिया का ब्रेन भी यहाँ है। ये जो बहुत बड़ा जियो पोलिटिकल गेम खेल रहे हैं मोदी जी, इट्स अ वेरी बिग जियो पोलिटिकल गेम व्हिच इज प्लेइंग। अगर आप इसका अध्ययन करें, हमारे पास टाइम नहीं, मैं तो एक दिन इस पर बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी सारी तारें जोड़ रखी, मेरे पास पूरा मैट्रिक्स है। मोदी जी चाहते हैं कि इट्स नॉट आई कैन प्रेडिक्ट मोदी, नोबडी कैन डू दैट, बट मुझे जो उनका बिग मास्टर प्लान है वो समझ आता है, बिकॉज आई वॉच ऑल दीज थिंग्स वेरी केयरफुली एंड एवरी डे बाय डिफॉल्ट। तो ये बिग मास्टर प्लान आ रहा है, और अमेरिका जो आपके साथ अभी खेल रहा है, वो इसलिए खेल रहा है हिमांशु जी, उनकी मजबूरी, और अमेरिकन इंडस्ट्री के चलने के लिए भी सप्लाई चेन का चाइना से निकलना जरूरी है। अब आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। अभी एक अमेरिका के सेनेटर साहब थे, उनका मैंने इंटरव्यू देखा, वो पूछ रहे भैया तुम कह रहे हो सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी, ईवी आएंगी, सस्टेनेबल एनर्जी, बहुत अच्छी बात। सस्टेनेबल एनर्जी के नाम पे जो लिथियम आ रहा है, जो रेयर अर्थ्स आ रहे हैं, जो सब आ रहे हैं, वो सब चाइना से आ रहे हैं, हमारी डिपेंडेंस चाइना पे। तो तुम कह रहे हो क्लाइमेट के लिए सस्टेनेबल एनर्जी चाहिए, पर अगर डिपेंडेंस चाइना पे है तो मतलब व्हाट आर वी अचीविंग? ये सवाल यूएस में उठने लगे हैं, सेनेट में और कांग्रेस में उठने लगे। जब ये सवाल सेनेट और कांग्रेस में उठते हैं, तो उनको ये दिखाना पड़ेगा भाई एटलीस्ट हमारी चाइना पे डिपेंडेंस नहीं, हमारी एक डेमोक्रेसी पे डिपेंडेंस है। और आप हिमांशु जी ये मत भूलिए, हम कोई सस्ते बनाने की दुकान नहीं है, हम मल्टी ट्रिलियन डॉलर मार्केट भी तो है। इतना बड़ा मार्केट, 70 से 100 साल चलने वाला मार्केट दुनिया में कहीं नहीं है साहब, लोगों को आना पड़ेगा। दिस इज हाउ। तो फिर सर सवाल ये उठता है, इलोन मस्क कहता है टेस्ला लाऊंगा मैं, बट देन इफ यू सी इवन टुडे बिगर वंस, ऑडीज हैं, मर्सिडीज है, वो अभी भी चाइना में, और चाइना से बाहर नहीं आ रहे, वो अमेरिकन नहीं है, हम जानते हैं, दे आर जर्मन्स। बट डू यू थिंक दैट यूरोप विल आल्सो फॉलो सूट आफ्टर अमेरिका, आफ्टर यूएस? देखिए हिमांशु जी, अब क्या है कि जो आप मर्सिडीज की बात करें, ऑडी की बात करें या बीएमडब्ल्यू की बात करें, दे हैव ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया। वो चाइना से हम कोई गाड़ी इंपोर्ट नहीं करते इंडिया में, वी आर नॉट इवन इंपोर्टिंग वन कार। जो उस दिन एलॉन मस्क से मतलब हुआ था, जब मैंने नेशनल टीवी पे खूब हंगामा मचा था, आर्टिकल भी लिखा था मैंने गार्डियन में, निर्मला जी, पीएमओ सबको टैग किया था। और उसके बाद निर्मला जी का एक स्टेटमेंट आया था, भैया अगर तुम्हें यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करनी तो तुम्हें 1 बिलियन के कंपोनेंट पहले लेने पड़ेंगे। एलॉन मस्क कह रहा था कि मैं चाइना में गाड़ी बनाऊंगा, तो मेरे लिए ड्यूटी हटाओ, मैं इंडिया आऊंगा। तब एलॉन मस्क भैया ये कह रहे थे कि देखो भैया, ये जो इंडिया है ना, इसको मेरी जरूरत है। हाउ कैन इंडिया हैव ईवीज विदाउट टेस्ला? हमारे टाटा, महिंद्रा और बाकी हमारे देसी कंपनियों ने जवाब दे दिया। मर्सिडीज की भी ईवी ऐसा मार्केट में, ऑडी की भी। और टाटा, और खासकर मैं बात करूं टाटा की, मैं महिंद्रा की बात करूं और मारुति की बात करूं, हमने तो ईवीज बना के दिया हमारे हिंदुस्तानियों ने, और उसी वोल्टेज की, उसी पावर की है, और रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। अब जब लिथियम का सबसे बड़ा जखीरा आपके यहाँ है, आना तो पड़ेगा साहब, और यही बनाना पड़ेगा, सबको बनाना पड़ेगा, रिफाइनिंग यही होगी, सब यही होगा। देखिए अगर आप, जहां गुड़ होता मक्खियां वहां आ ही जाती है साहब। अगर आपके यहाँ गुड़ है, मक्खियां आएंगी। अब ये जो एलॉन मस्क कह रहा था उसने ट्विटर पे, वो अपोजिशन पार्टियों के साथ जो खेल खेल रहा था, आज कहता है फैन ऑफ मोदी। भैया क्या हुआ, क्या सुन लिए हो, मोदी जी के फैन काहे बन गए हो? हम तो भोजपुरी में पूछते भैया की हो गया, इतना दिल काहे बदल गया, इतना प्यार क्यों आ रहा है?
मुझे याद आया कि आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, मजबूरी है साहब, आना पड़े। मजबूरी। ऐस, और ऐसी सर, चीजें, हाँ ऐसी चीजें जो है ये सर, हर एक लास्ट को सवाल, आना। अभी हमारे पास टाइम भी ज्यादा नहीं है, मगर लास्ट सवाल, ये जो पूरा टूर है और उसको जो इतना बड़ा बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं लोग, इंडिया से ज्यादा एक्चुअली यूएस इज मेकिंग इट अप। यूएस जी इज ट्राइंग टू शो द वर्ल्ड that India is our very, very close ally. By this जी। entire tour, that is the message that we are getting. But do you expect Modi to give some commitments which he's not given till now to US and come back? देखिए, लगता तो नहीं ऐसा, कमिटमेंट, मगर फिर भी। कमिटमेंट्स की जहां तक बात है हिमांशु जी, अगर जियो पोलिटिकल कमिटमेंट्स है, अगर इकोनॉमिक कमिटमेंट्स है, मार्केट ओपनिंग की कमिटमेंट्स है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, जिससे भारत और भारतवासियों का भला हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बट मोदी जी का एक स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, हम किसी की जंग नहीं लड़ते, हम किसी के पिट्ठू नहीं, हम किसी के पट्टा नहीं है। इंडिया इज नॉट यूनाइटेड किंगडम, इंडिया इज नॉट कनाडा। ये जो बाइडेन साहब को भी अच्छी तरह से पता है। और मैं व्यंग नहीं कर रहा, मैं एक चीज बोलूं, जो मोदी जी ने जो बाइडेन जी को गिफ्ट दिया है, वो जो चीजें होती है, अगर आप उसका मतलब देखिए, जो जिसने 80 मून्स देखी, जो 80 साल पार करके 80 मून साइकिल देखे होते हैं, और सनातन में ये कहते हैं जिसने 84 मून साइकिल्स देख ली वो संपूर्ण जीवन जी गया। तो वो जो मोदी जी ने जो गिफ्ट दिया है, ये भी बहुत कुछ कहता है अपने। खैर, मैडम बाइडेन को तो वो डायमंड दिया सूरत मशीन में पे। बना, हमारे सूरत में बना हुआ डायमंड दिया है। बहुत बढ़िया बात है सर, गुजरात का गौरव वहां तक पहुंचे, हम तो अच्छे, हम तो खुश हैं। भारत की हर जगह पर ये जो चीज दी है ना, ये जो बाइडेन को, तो कहीं ना कहीं इशारा ये भी है, साहब आप 80 साल तो जी लिए, और अब वक्त बदल रहा है, चीजें बदल रही है। और मोदी जी का ये कहना कि आई एम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बोर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ये आपस में बहुत चीजें समअप करती है। अब ताजमहल गिफ्ट पे नहीं दिया जाता, कुतुब मीनार गिफ्ट पे नहीं दिया जाता, अब शिंगोल का टाइम है, और ये जो सनातनी गिफ्ट हमने दिए इसका टाइम है। चीजें बदल रही है, वक्त बदल रहा है, हवा बदल रही है। ये चीज हर एक को जाननी, माननी और पहचाननी चाहिए। हम तो इशारा करेंगे। अब मैं एंड में जाते जाते ये बोलूंगा, ये वक्त हमारा है हिमांशु जी। मोदी ऐसा समुंदर है जिसमें तूफान भी आके समा जाता है और औकात में रह जाता है। ये वक्त हमारा है दोस्तों। चैलेंजेस तो हैं, अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखने की एक बहुत बड़ी चैलेंज है। डिफेंस में किसी एक अलायंस के साथ नहीं जाने की एक बहुत बड़ी चैलेंज है, और भारत के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे प्रतिस्पर्धी की बॉर्डर भारत से ही लगती है। अमेरिका तो मीलों दूर बैठा हुआ है, वो तो कुछ भी कहेगा। मगर दोस्तों, ये जो चैलेंजेस है, ये जो नजदीकियां हो रही है ना, इलू इलू हो रहा है अभी, इलू इलू करने को हम तैयार, प्यार जरूर करेंगे, मगर शादी अपनी शर्त पे करेंगे। ये बात भारत को हमेशा ध्यान में रखती है। और मोदी जी, नरेंद्र भाई, जिनको एक बारी यूएस ने मना किया था कि हम तुम्हें वीजा नहीं देंगे, आज रेड कार्पेट दे रहे हैं सर, ध्यान में रखिए आप। और मोदी जी forgives, doesn't forget. Remember that very, very well. And that sums up his foreign policy and strategic thinking. दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो को वायरल करो। हम चाहते हैं हजारों लाखों लोग ये वीडियो देखें और समझे कि पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण जहां पर नहीं होना चाहिए, वहां नहीं ही होना चाहिए। When you allow your boys and girls to go and hug a film star, and the same film star, when he sees a person from his community, says salam, you need to understand. Hugging is not bad. That's a show of affection. But दोस्तों, वो चीज को ध्यान में रखना है हमें कि हम भारतीय हैं और भारतीय सनातन संस्कृति को कभी नहीं भूलेंगे। मोदी थाली यूएस में बिक रही है, हम चाहेंगे
कि यूएस के चारों कोनों में मोदी थाली बिके। क्यों? कि मोदी थाली के अंदर कम से कम 15 स्टेट की ऐसे रेसिपीज हैं जो हम हर एक घरों में, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो या फिर नॉर्थ ईस्ट हो, हम लोग खाते हैं। और इसीलिए जब मोदी जी ने गिफ्ट दी ना, सुमित जी ने बताया, मैं इसके साथ में बंद कर दूंगा बात करना, एक उन्होंने जब ये गिफ्ट का बॉक्स दिया ना, तो उसमें क्या था पता है आपको? एक तरफ कर्नाटक का सैंडलवुड था, दूसरी तरफ महाराष्ट्र का गुड़ था। मीठा खाओ मीठा बोलो। तीसरी तरफ जिसे हम शुभ कहते हैं, वो तिल के दाने भी थे। सोचिए दोस्तों, साथ में हीरा दिया जाता है, सिल्क दिया जाता है। मतलब क्या है? इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द वर्ल्ड स्टेज। ये समझने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों।